डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ड्रग सप्लाई सिस्टम, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे पास पेशेंट होते हैं, चाहे वो घर में हो या हमारे पास एडमिटेड पेशेंट हो, हॉस्पिटल में दाखिल हो किसी वार्ड में, किसी यूनिट में, तो उनको मेडिसिन कहाँ से मिलते हैं, हमारे पास फार्मेसीज के टाइप्स कौन कौन से हैं, और ये जो मेडिसिन जो है ये हॉस्पिटल में कहाँ से आते हैं, ये कैसे स्टोर होते हैं और फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर इस यूनिट को आप अच्छे से देख ले, इसको अच्छे से समझ ले, तो हॉस्पिटल में जितनी भी फार्मेसीज होती हैं, चाहे वो वार्ड में फार्मेसी हो या एक यूनिट की अपनी फार्मेसी हो या वार्ड में एक मेजर फार्मेसी हो या हमारे पास हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से बाहर जो फार्मेसी होती हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इस यूनिट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है, पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम, कि हमारे पास जो ड्रग सप्लाई सिस्टम है कि किस तरह पेशेंट्स को ड्रग मिलता है, उनके कौन से टाइप्स हैं। इसके बाद डिस्कस द ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशन, हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका क्या है मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद आइडेंटिफाई रिसोर्स टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारे पास वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जो हमारे पास मेडिसिन होते हैं या ड्रग होते हैं, इसकी नीड कितनी है, कौन से मेडिसिन की कहाँ पे नीड्स हैं, किस तरह उसको यूटिलाइज किया जाता है, और एंड में हम एक्सप्लेन करेंगे लर्न टू प्रिपेयर ड्रग कार्ड। तो इस यूनिट के ये जो पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ये जो रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमने इस यूनिट के सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं, और वो वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। Drugs supply. Drug supply is defined as the system of drug procurement, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ड्रग सप्लाई का सिंपल मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो सिस्टम जिसके जरिए मेडिसिन को खरीदा जाता है, प्रोक्यूरमेंट कहते हैं कि मेडिसिन का उसके इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से या होलसेल से खरीदना, तो वो सिस्टम जिसके ज़रिए मेडिसिन को ख़रीदा जाता है, फिर उन मेडिसिन को स्टोर किया जाता है और फिर उसको ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं ड्रग सप्लाई सिस्टम। सही है, जो कि हमारे पास यूनिट का नेम भी है कि ड्रग सप्लाई सिस्टम एक वो सिस्टम, उस निज़ाम को कहते हैं जिसके ज़रिए मेडिसिन को ख़रीदना, उसको स्टोर करना और फिर उसको उसकी नीड के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना, इस पूरे के पूरे सिस्टम को कहते हैं ड्रग सप्लाई सिस्टम। Efficient drug supply system are integrally linked to strong health care systems। और अगर आप चाहते हो कि आपने मेडिसिन के अच्छे तरीके से, नीड के मुताबिक एक बेहतर तरीके से आप उसको जो है सप्लाई सिस्टम बनाओ, तो वो किस चीज़ के साथ लिंक करता है, वो आपके हेल्थ केयर सिस्टम के साथ लिंक करता है। अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, बेहतर होगा, स्ट्रांग होगा, तो ड्रग सप्लाई सिस्टम भी आपका अच्छा होगा। मिसाल के तौर पे देखो, अगर हेल्थ केयर सिस्टम आपका अच्छा है कि आपके पास हॉस्पिटल में नीड के मुताबिक मेडिसिन जो है उसको मंगवाया जाता है, वहाँ पे हर पेशेंट को बेसिक्स मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका सही है, तो उसके बाद
उसके बाद ही आपने जो है अच्छे मेडिसिन आप मंगवाओगे। अब एक हॉस्पिटल है जहाँ पे जो है ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन जो है वो मंगवाए जाते हैं, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम वीक है। तो अगर हेल्थ केयर सिस्टम वीक है तो ड्रग सप्लाई सिस्टम भी ज़रूर इफेक्ट होगा। या तो मेडिसिन हमारे पास ज़्यादा मिकदार में ख़राब होंगी, या हमारे पास मेडिसिन पे ख़र्चा नीड से मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास जो ड्रग सप्लाई सिस्टम उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करता है हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम के स्ट्रेंथ पे, कि हेल्थ केयर सिस्टम जितना मजबूत होगा, जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, उसी तरीके से हमारे पास ड्रग सप्लाई सिस्टम क्या होगा, वो इफिशिएंट होगा। एडुकेट ह्यूमन रिसोर्स, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, comprehensive information system and coordinated healthcare partners and institution are key components to ensure uninterrupted availability एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। कहते हैं एडुकेट ह्यूमन रिसोर्सेज। एडुकेट ह्यूमन रिसोर्सेज किसे कहते हैं? आपके पास फार्मासिस्ट होने चाहिए, आपके पास फार्मेसी टेक्नीशियंस होने चाहिए, आपके पास जो है प्रॉपर लोग होने चाहिए जो मेडिसिन के स्टोरेज में, मेडिसिन के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, इन तमाम में वो क्या करे, आपके पास अपना रोल अदा करें। तो आपके पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए। सेकंड, सस्टेनेबल फाइनेंशिंग, आपके पास एक प्रॉपर पैसे होने चाहिए, आपके पास इकोनॉमी, आपके पास इतनी रकम होनी चाहिए कि आप नीड के मुताबिक अच्छे से मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल में पेशेंट को प्रोवाइड कर सको। इसके बाद कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे कहते हैं कि अगर आपके पास मेडिसिन आते हैं, वो यूज होते हैं, तो इसका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए कि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप हो, आपको पता चले कि कितने मेडिसिन आए, वो किस किस पेशेंट पे यूज हुए, कितने मिकदार में यूज हुए। तो ये एक प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। और एंड में फोर्थ वन क्या है, कोऑर्डिनेटेड हेल्थ केयर पार्टनर्स एंड इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए कि देखो सिर्फ मेडिसिन जो है वो फार्मेसिस्ट का काम नहीं होता, बल्कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, जिसमें नर्सिस आते हैं, जिसमें टेक्नीशियंस आते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो भी आपके पास अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से नीड के मुताबिक मेडिसिन मंगवाएं, उसको यूटिलाइज करें। तो ये चार चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इंतहाई अहम है मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए। अगर ये चार चीज़ें आपके पास मजबूत होगी तो आपका बगैर किसी ताखीर या बगैर किसी मसले के आप अपने मरीजों को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकोगे। तो ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं कि ड्रग सप्लाई सिस्टम में कौन से इदारे जो हैं वो की रोल प्ले करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स भी होने चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल सस्टेनेबल फाइनेंसिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रांग हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए। ये चीज़ें स्ट्रांग होगी, आपके पास ड्रग सप्लाई सिस्टम अच्छा होगा, बेहतर होगा, इफिशियंट होगा। अकॉर्डिंग टू World Health Organization WHO, an efficient drug supply system should undertake the following function. जो हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने कहा है कि एक एफिशिएंट, एक अच्छा बेहतर जो आपके पास ड्रग सप्लाई सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। आपके पास उन मेडिसिन को सेलेक्ट किया जाए जो आपके पास ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक हॉस्पिटल है जिसको अगर हम कह रहे एक कार्डिक हॉस्पिटल है मतलब हार्ट हॉस्पिटल है, तो उसमें आपने कोशिश करनी होगी कि मेडिसिन आप वो सेलेक्ट करो जो है हार्ट पेशेंट में, कार्डिक पेशेंट में यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें आप स्किन रिलेटेड बहुत से मेडिसिन वो क्या क्या मंगवाओ, तो ऐसा नहीं। तो ज़रूरी है कि आपके पास उन मेडिसिन की सिलेक्शन हो जो एसेंशियल हो। सेकेंड, क्वांटिफिकेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड फॉर मेडिसिन। आप जब मेडिसिन की डिमांड करो तो आप क्वांटिटी और उसके लिए कितना बजट रिक्वायर्ड होगा, ये इसका भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन मंगवा लो या ज़रूरत से कम मेडिसिन मंगवा लो, तो दोनों तरीकों में क्या है, प्रॉब्लम है। तो आपके पास एक प्रॉपर क्वांटिफिकेशन और एक प्रॉपर फोरकास्टिंग डिमांड फॉर मेडिसिन होनी चाहिए। इसके बाद प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिसिन, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि आप अपने हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन कौन से इंडस्ट्री से लोगे,
कौन से मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके के साथ प्रोवाइड करेंगे, ये भी आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद स्टोरेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। अब आपने मेडिसिन मंगवा लिए, अब उसको आपने प्रॉपर स्टोर भी करना है। अक्सर हम देखते हैं ना, मेडिसिन पे लिखा होता है, कुछ मेडिसिन को नमी से बचाना होता है, कुछ मेडिसिन को लाइट से बचाना होता है, कुछ मेडिसिन को हमने लो टेम्परेचर पे रखना होता है, जिस तरह वैक्सीन वगैरह हो गए। तो ये आपने एक मेडिसिन के लिए प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम रखना चाहिए। अगर मेडिसिन को आप मंगवा लो, स्टोरेज सिस्टम आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो वो मेडिसिन खराब होंगे, फिर भी आपका ड्रग सप्लाई सिस्टम अच्छा नहीं होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन आपके पास आ गए, अब आप इसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। अब ऐसा नहीं कि कहीं पे आप ज्यादा मेडिसिन ले जाओ, कहीं पे आप कम ले जाओ, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन का भी अपना सिस्टम होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपके पास वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो WHO ने कहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका ड्रग सप्लाई सिस्टम इफिशिएंट हो, इफिशिएंट मतलब क्या है कि उसका आउटपुट ज्यादा हो, एक अच्छा हो, तो आपने इन पॉइंट्स पे तवज्जो देनी होगी। ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तमाम चीजें आपने अमल में लानी होगी अगर आप अपने ड्रग सप्लाई सिस्टम को एसेंशियल या इफिशिएंट बनाना चाहते हैं। और ये आगे जाके एक एक पॉइंट हम एक्सप्लेन भी करेंगे। अब हमारे पास है ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हमारे पास ड्रग्स और मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती हैं। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन दी हॉस्पिटल टू दी पेशेंट बेड साइड। सबसे पहले तो आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं कि आपके पास एक मेडिसिन की फिजिकल ट्रांसफर उसके स्टोरेज एरिया से, फार्मेसी से आप मेडिसिन लेते हो, उस मेडिसिन को आप पहुंचाते हो पेशेंट के बेड साइड तक, तो इस सिस्टम को कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल ट्रांसफर। जिस तरह हमारे पास हॉस्पिटल में होता है कि मेडिसिन जो है क्या होते हैं कि फार्मेसी से आते हैं हमारे पास, हमारे वार्ड में पेशेंट के बेड साइड पे, और हम जो नर्स होता है वो एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन। तो इस फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम स्टोरेज एरिया टू पेशेंट बेड साइड, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टाइप्स हैं, एक इन पेशेंट है, एक आउट पेशेंट। जिस तरह इसके नाम से भी जाहिर है, इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप मेडिसिन को हॉस्पिटल में जो एडमिट पेशेंट हैं उन तक पहुंचाते हैं तो इसको इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आउट पेशेंट, अगर एक बंदा बाहर फार्मेसी से मेडिसिन लेता है, एक बंदा ओपीडी में आया या इमरजेंसी में आया, उसको मेडिसिन रिक्वायर थे और उसने बाहर से वो मेडिसिन ले ली है, तो इसको कहते हैं आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। और इन दोनों को अभी हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, OPD। आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा कि आउट पेशेंट रिफर टू पेशेंट नॉट ऑक्युपाइंग बेड इन अ हॉस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ सेंटर्स। आउट पेशेंट या OPD में हमेशा वो मरीज आते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते। बाहर से एक मरीज चल के आता है तो उस टाइप ऑफ पेशेंट को हम कहते हैं आउट पेशेंट। और उस डिपार्टमेंट जिसमें वो डॉक्टर्स के पास आते हैं या कोई मेडिसिन लगवाने आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। द पेशेंट विद माइनर एंड कॉमन इलनेस गो टू OPD फॉर कंसल्टेशन टू फिजिशियन। और OPD में कौन से पेशेंट आते हैं? OPD में वो मरीज आते हैं जो रेगुलर चेकअप जिन्होंने करना होता है, या जिनको कोई कॉमन इलनेस होती है, या कोई नॉर्मल छोटी बीमारी होती है। मिसाल के तौर में एक डायबिटिक पेशेंट है तो वो अपने डायबिटिक जो प्रॉपर चेकअप करता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या कोई कार्डिक पेशेंट है और वो नॉर्मली चेकअप के लिए अक्सर 3-4 महीनों बाद OPD में आता है। तो OPD में हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं जो लिटिल बिट नॉर्मल होते हैं। वैसे तो डिजीज पेशेंट, वो तो पेशेंट होते हैं, डिजीज तो उनको होता है, लेकिन वो डिजीज थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। तो इस तरह के मरीज हमारे पास OPD में आते हैं।
अब ओपीडी में आने वाले पेशेंट या आउट पेशेंट जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन हमारे पास हुई है। उसमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं जनरल पेशेंट्स। जनरल पेशेंट्स क्या हैं कि कोई डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको कोई जनरल डिजीज होती है, ओपीडी में आता है, पेशेंट को अपना वो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह ये करवाता है और फिर उसके बाद घर चला जाता है, उसको फिजिशियन मेडिसिन लिखता है और वो फिर घर चला जाता है। दूसरा हमारे पास आउट पेशेंट में आता है इमरजेंसी पेशेंट। अब एक मरीज हार्ट अटैक के साथ है या एपिलेप्सी इसको हुई है या कोई और एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी में आ जाता है। इमरजेंसी में उसका क्या होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसको दी जाती है और इसके बाद वो घर चला जाता है, तो ये फिर हमारे पास आउट पेशेंट कहलाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी से वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में तो वो फिर इन पेशेंट में आ जाएगा। लेकिन जब तक वो इमरजेंसी में है तो वो आ गया, उसको ऑन स्पॉट इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल गई और वो फिर घर चला गया, तो ये भी आउट पेशेंट में हमारे पास आता है। थर्ड हमारे पास क्या है, रिफर्ड पेशेंट्स। रिफर्ड पेशेंट्स क्या होते हैं, अगर एक मरीज है उसको कोई ईयर प्रॉब्लम है, नोज प्रॉब्लम है या कोई एब्डोमिनल या स्टोमिक प्रॉब्लम वगैरह है और वो हमारे पास हॉस्पिटल में रिफर हुआ है, किसी डॉक्टर के पास, किसी फिजिशियन की तरफ वो रिफर हुआ है, तो वो ओपीडी आ जाता है पेशेंट जो है और डॉक्टर को दिखा देता है, वहाँ डॉक्टर उसकी असेसमेंट वगैरह कर देता है, कोई थोड़ा सा प्रोसीजर हो वो कर देता है छोटा सा और फिर मरीज चला जाता है, तो उसको भी आउट पेशेंट्स कहते हैं। तो आउट पेशेंट के ये तीन टाइप्स हैं, ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। अब इन पेशेंट सर्विसेज, आउट पेशेंट तो हमने पढ़ लिया, अब इन पेशेंट में क्या आता है, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन to the inpatient department can be carried out from the outpatient dispensing area। देखो एक तो ये है कि इन पेशेंट जितने भी हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट पेशेंट होंगे तो उनको हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसीज होती हैं तो उनसे मेडिसिन दिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए आप उन फार्मेसी से भी मेडिसिन ले सकते हो जहां से आउट पेशेंट लोग लेते हैं। आउट पेशेंट ओपीडी वाले पेशेंट या आउट पेशेंट जो होते हैं वो जिन फार्मेसी से लेते हैं तो वहां से भी आप पेशेंट के लिए, इन पेशेंट के लिए मेडिसिन लेकर आ सकते हो। अक्सर हम देखते हैं हॉस्पिटल में अटेंडेंट को एक मेडिसिन पे पर्ची पे लिख दिए जाते हैं कि ये मेडिसिन हॉस्पिटल में नहीं है, ये आप बाहर से ले आओ। सही है। The staff involved in dispensing the drug for outpatient can dispense drug for inpatient too। क्या होता है कि जो प्रॉपर तरीका है कि अगर हमारे पास इन पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट एडमिट है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो उसको बाहर से वो मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। वही स्टाफ प्रोवाइड करेगा जो हॉस्पिटल के अंदर की फार्मेसी से लेकर आता है, तो यही स्टाफ उसको फिर बाहर से भी ये मेडिसिन लेकर आएगा। जिस तरह हमारे पास क्या होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं, या इस तरह हमारे पास हेल्पर्स होते हैं वार्ड्स वगैरह में। इफ द वर्क लोड सीम टू बी हैवी देन एडिशनल पर्सनल कैन बी एम्प्लॉयड। अब अगर एक स्टाफ है जो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल की फार्मेसी से मेडिसिन लेकर आता है मरीज के लिए, सही है। अगर इस पे वर्कलोड ज़्यादा है तो अगर इस तरह की मेडिसिन जो बाहर की फार्मेसी से ज़रूरी है, नीड है, तो उसके लिए आप अलग स्टाफ भी रख सकते हो। और कभी कभार हमारे पास तो कभी कभार अगर सिंपल मेडिसिन होते हैं तो वो अटेंडेंट के थ्रू भी मंगवाए जाते हैं। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये अक्सर हमारे पास क्या होता है, इन पेशेंट्स के लिए होता है कि हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। सही है। फर्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, सेकंड हमारे पास है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, थर्ड हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन्ड, फोर्थ हमारे पास है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। और इन चारों को एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इन दिस सिस्टम द फिजिशियन राइट द प्रिस्क्रिप्शन एंड आस्क द पेशेंट और द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट टू गेट द मेडिसिन फ्रॉम एनी लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बाय
पेइंग ऑन चार्ज। जो हमारे पास इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं कि आपको एक बंदा मेडिसिन लिख के देता है, तो ये सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का कि इसमें फिजिशियन जो होगा, डॉक्टर जो होगा, वो पर्ची पे, ओपीडी पर्ची पे मेडिसिन लिखेगा मरीज के लिए। तो वो मेडिसिन या मरीज खुद या उसके अटेंडेंट जो फैमिली मेंबर होंगे वो जाएंगे और ये मेडिसिन बाहर की फार्मेसी से या हॉस्पिटल की कोई अंदर की फार्मेसी है वहां से ये मेडिसिन वो पेशेंट या उसका अटेंडेंट लेकर आएगा और उसके लिए वो अटेंडेंट खुद अपने पैसे देगा मेडिसिन के लिए। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कहते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। दिस सिस्टम इन मेनली यूज इन स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये अक्सर छोटे अस्पतालों या प्राइवेट अस्पतालों में ये चीज ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि वहां पे इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि पेशेंट को फुल बाय फुल मेडिसिन हॉस्पिटल प्रोवाइड करे, तो फिर अटेंडेंट को खुद मेडिसिन लेकर आनी होती है। दूसरा ये है कि अगर हॉस्पिटल प्रोवाइड करता मेडिसिन तो मेडिसिन के साथ हॉस्पिटल में बंदे भी चाहिए होते थे ना, फार्मेसी टेक्नीशियन और कोई हेल्पर वगैरह जो फार्मेसी से मेडिसिन लेकर आता था मरीज के लिए। तो ये दो चीज़ों जो है इससे आप फ्री हो जाते हो जब आप इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम करते हो कि एक तो ये है कि मेडिसिन का खर्चा भी पेशेंट और उसके अटेंडेंट पे आ जाता है, दूसरा ये है कि आप वो अटेंडेंट खुद आपके लिए या पेशेंट खुद आपके लिए वो मेडिसिन बाहर से या हॉस्पिटल की फार्मेसी से खरीद कर आपके पास लाएगा और फिर आपने उसको एडमिनिस्टर करने। तो ये दो इसके जो है क्या है फायदे हैं और ये दो तरीकों में आपने ये क्या होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम यूज होता है। इसकी ये डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम किसे कहते हैं। अब इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के एडवांटेजेस भी होने चाहिए। पहला एडवांटेज है कि लेस नंबर्स ऑफ स्टाफ इज रिक्वायर्ड। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अटेंडेंट खुद मेडिसिन लेकर आता है, आपके पास स्टाफ बच जाता है। स्टाफ ज़रूरी नहीं होता मेडिसिन लाने के लिए, या कोई भी स्टाफ रिक्वायर होता था ना, आपको स्टाफ की तो ज़रूरत पड़ती है कि जब वो मेडिसिन लेकर आता है फार्मेसी से, लेकिन अगर यही मेडिसिन अटेंडेंट लेकर आ जाए तो आपके पास स्टाफ कम मिकदार में, कम नंबर्स में आपको ज़रूरत होगी स्टाफ की। सेकंड क्या है कि ऑल मेडिकेशन ऑर्डर आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय फार्मासिस्ट। दूसरा ये है कि जो मेडिसिन जिस तरीके से डॉक्टर ने लिखे होंगे उसी तरीके से फार्मासिस्ट के पास जाएंगे और वो उसी के मुताबिक मेडिसिन देगा अटेंडेंट को या पेशेंट को। ये भी इसका फायदा है। देखो अगर यहाँ पे सिस्टम में इंडेट करते तो हो सकता है नर्स से कोई गलती हो जाए या फार्मासिस्ट जो इंडेट करता है वार्ड से उससे हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन ये फिजिशियन जिस तरह से लिखता है उसी हूबहू वही चीज़ आपको फार्मेसी वाला देगा। थर्ड इसका फायदा क्या है कि it provide a closer connection among pharmacist, physician, nurse and the patient। ये pharmacist, physician और nurse इन तीनों के दरमियान एक क्या करता है क्लोजर कनेक्शन बनाता है। किस तरह? देखो फिजिशियन ने मेडिसिन लिखे, वही पर्ची अटेंडेंट लेके फार्मासिस्ट के पास जाता है, फार्मासिस्ट फिजिशियन ऑर्डर को देखकर मेडिसिन उसको दे देता है, तो कनेक्शन हो गया फार्मासिस्ट और फिजिशियन। अब वही मेडिसिन आ जाते हैं नर्स के पास। अब नर्स क्या करता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखता है, फार्मेसी वाले ने जो मेडिसिन दी है वो नोट्स देखता है और उसी के मुताबिक पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करता है। तो ये जो आपके पास इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है ये क्लोज कनेक्शन क्रिएट करता है डॉक्टर्स, नर्स और फार्मासिस्ट के दरमियान। फोर्थ इसका एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड्स क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। और ये क्या करता है ये आपके पास क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री के मतलब ये है आप मेडिसिन लेते हो, आपको कितने मेडिसिन चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए हर मेडिसिन की क्या कीमत है। तो ये इसका फुल कंट्रोल रखता है। क्यों? अटेंडेंट को खुद पता होता है कि ये मेडिसिन की कीमत क्या है, ये मेडिसिन कितने मिकदार में मुझे मिली है। तो ये एडवांटेजेस है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के। लेकिन इसके नुकसानात, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? There may be possible delay in obtaining the required medication for administration to the patient। देखो अगर आप मेडिसिन के लिए अटेंडेंट को या पेशेंट को भेजते हैं तो हो सकता है कि मेडिसिन लाने में देर हो जाए
अटेंडेंट का एक्सीडेंट हो जाए, कोई फार्मेसी बंद हो, उसके पास पैसों की कमी, ऑन स्पॉट वो मेडिसिन ना प्रोवाइड कर सके, या फार्मेसी कोई दूर हो, या फार्मेसी पे रश हो, तो ये जो है ये आपके पास मेडिसिन डिले हो सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम को फॉलो करोगे। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सही है। दूसरा क्या है, इमरजेंसी मेडिसिन आर नॉट क्विकली सप्लाइड। इमरजेंसी के मेडिसिन आपको ऑन स्पॉट नहीं मिल सकते। अटेंडेंट जाएगा फार्मेसी, फिर फार्मेसी वहाँ पे शायद लाइन हो, वहाँ पे रश हो, फिर मेडिसिन लेगा, फिर वो कैलकुलेट करेगा, और फिर तो इसमें क्या होते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन में तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। इसके बाद इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ टू द पेशेंट, और क्या होता है इसमें मरीज का और अटेंडेंट का खर्चा भी ज़्यादा आता है। वो मेडिसिन के लिए जाएगा, शायद उसको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़े। दूसरा ये है कि वहाँ पे मेडिसिन वो लेगा, अब पता नहीं कि उसमें कितने मेडिसिन यूज़ होंगे, फिर वो मेडिसिन वापस होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें पेशेंट का कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। सेकेंड टाइप जो हमारे पास है वो है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि एक फ्लोर है हमारे पास, गायनी डिपार्टमेंट हो गया, पेड्स डिपार्टमेंट हो गया, तो उसी फ्लोर पे एक फार्मेसी होती है और उसमें जितनी भी वार्ड्स होती हैं उसी फ्लोर में उस तमाम वार्ड्स को वो मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसको कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहते हैं कि ड्रग्स आर स्टोर्ड एट द नर्सिंग स्टेशन एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाय अ नर्स अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन। क्या होते हैं कि नर्सिंग काउंटर जो होता है वहां पे कबर्ड होती है, वहां पे मेडिसिन स्टॉक जमा होता है और नर्स जो है डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक वहां से मेडिसिन देती है अपने पेशेंट को। ओनली कॉमनली यूज ड्रग आर स्टॉक ऑन द फ्लोर, और अक्सर उसी फ्लोर पे गायनी डिपार्टमेंट, पेड्स डिपार्टमेंट जिसमें मैंने आपको कहा, वहां पे वो मेडिसिन स्टोर होते हैं जो उसी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, कंप्लीट फ्लो स्टॉक मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास नर्सिंग काउंटर के पास मेडिसिन का स्टॉक जमा होता है, स्टॉक पड़ा होता है और नर्स नीड के मुताबिक पेशेंट को मेडिसिन देती है। अब इसके एडवांटेजेस, द ड्रग्स आर रेडिली अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये बात भी है कि मेडिसिन जो है वो ऑन स्पॉट ऑन टाइम वो मेडिसिन रिक्वायर मतलब आपके पास अवेलेबल होंगे। दूसरा, मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग, रिटर्न आपके पास कम होगा। क्यों? जितनी मेडिसिन रिक्वायर होंगी उसी के मुताबिक नर्स वो मेडिसिन लेगी और पेशेंट को यूज करेगी। अब 1 टेबलेट चाहिए, 2 टेबलेट चाहिए, उसी के मुताबिक वो टेबलेट वो लेगी नर्स और क्या करेगी, पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी। इसके बाद रिड्यूस इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, आपके पास इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर भी रिड्यूस हो जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर मेडिसिन देनी है तो सिंपल सिस्टम में ऐड करना होगा, उसको बार बार पर्ची पे लिखना और बाहर से लाना, ये चीज़ें की ज़रूरत नहीं होगी कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में। रिड्यूस इन नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल रिक्वायर्ड, और फार्मेसी के जो लोग आपके पास रिक्वायर होते हैं, जिस तरह फार्मेसी में कि मेडिसिन प्रोवाइड करना, फिर वो मेडिसिन हॉस्पिटल वार्ड तक पहुंचाना, तो ये लोग भी आपके पास कम ज़रूरत होगी इनकी, मतलब आपके पास स्टाफ की नीड भी कम होगी क्योंकि नर्स के पास मेडिसिन होगी और उसको ज़रूरत के मुताबिक वो पेशेंट में एडमिनिस्टर करेगी। तो ये क्या है, ये एडवांटेजेस हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसानात भी हैं। वो क्या है कि इंक्रीज इन चांस ऑफ मेडिकेशन एरर्स और एडवर्स रिएक्शन। देखो, मेडिसिन एरर और एडवर्स रिएक्शन आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? एक मेडिसिन वहाँ काउंटर पे है, अब नर्स जो है उससे कोई गलती हो गई, उसने मेडिसिन ज़्यादा कैलकुलेट किया और ज़्यादा दे दी, या हो सकता है वो मेडिसिन नेम में उसको मतलब उसकी गलती हो जाए, एरर हो जाए और पेशेंट को गलत मेडिसिन मिल जाए। देखो, फार्मेसी से तो मेडिसिन आती है, वो तो फार्मासिस्ट प्रॉपर देखता है और फिर उसी के मुताबिक बेचता है। लेकिन नर्सिंग काउंटर पे है तो उसमें ये गलती हो सकती है कि शायद आप गलत मेडिसिन दे दो। अब नर्स फिर भी चेक करती है, लेकिन ह्यूमन एरर है तो वो तो पॉसिबल है, वो तो हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड, इंक्रीज इन ड्रग इन्वेंट्री, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन यूज होते हैं। मतलब इजीली मेडिसिन पड़े, जाओ एक लो, थोड़ा सा ज़ाया हो गया कोई बात नहीं, दूसरा लो। अब अगर एक मेडिसिन एक प्रॉपर तरीके से फार्मेसी से आती
हो तो उसमें फिर क्या होता है, आपके पास फिर मेडिसिन वगैरह ये वेस्टेज ये चीज़ें कम होती है। लेकिन अगर आपके पास एक मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल हो तो इसमें क्या होगा कि अगर मेडिसिन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्ट दूसरा मेडिसिन लोगे, मतलब उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद थर्ड, इंक्रीज चांस ऑफ ड्रग डिटोरिएशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज एंड ड्यू टू अननोटिस्ड ड्रग डिग्रेडेशन। देखो मेडिसिन खराब भी ज़्यादा होते हैं, ना तो मेडिसिन के लिए वो प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, ना नर्स जो है वो तो फार्मासिस्ट नहीं होती, उसको तो कुछ मेडिसिन का पता भी नहीं होता कि अब ये मेडिसिन के लिए क्या इन्वायरमेंट चाहिए, अब ये मेडिसिन किस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं डिग्रेड हो सकते हैं। तो ये चांसेस भी होते हैं। मैक्सिमम मेडिसिन का तो हमें पता होता है, लेकिन कुछ मेडिसिन का इस तरह होता है कि उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता जो फार्मेसी में उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक नुकसान है। तीसरा, इंक्रीज वर्कलोड ऑन नर्स, नर्स पे वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाता है। किस तरह जी, नर्स वो मेडिसिन को अरेंज करेगी, फिर उस मेडिसिन को लेगी, फिर उसके लिए डोज कैलकुलेशन, फिर उसको प्रॉपर देना। अब ये काम तो फार्मासिस्ट के थे कि आपको एक मेडिसिन दे एग्जैक्ट बेड साइड पे और आप सिर्फ उसको एडमिनिस्टर करें। लेकिन अगर कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है तो उसमें नर्स का काम फिर बढ़ जाता है। वो मेडिसिन को मंगवाते हैं, फिर मेडिसिन को जमा रखते हैं, फिर उनका रिकॉर्ड भी रखना है कि कौन से मेडिसिन कब इस्तेमाल हुए, किन पेशेंट पे हुए। तो इसमें नर्स का वर्कलोड बढ़ जाता है। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज, देयर इज मोर चांस ऑफ ड्रग स्टीलिंग, और इसमें मेडिसिन चोरी भी होते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डॉक्टर्स नर्सेज डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, तो क्या पता उसमें मेडिसिन कभी कभार चोरी भी होती है। तो ये डिसएडवांटेज है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के। अब जो हमारे पास कंप्लीट फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हैं उसको क्या है, फ्लोर स्टॉक ड्रग्स वो हमारे पास उसके दो मेन टाइप्स हैं जो कि हमारे पास नर्सिंग स्टेशंस पे होते हैं। उसके क्या है, उसके दो मेन टाइप्स हैं। एक हमारे पास है चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, वो मेडिसिन जिसके लिए पेशेंट को चार्ज किया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं। और एक हमारे पास है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, वो मेडिसिन जो पेशेंट को दिए जाते हैं लेकिन उससे पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाते उन मेडिसिन के। तो ये दो टाइप से हमारे पास फ्लोर स्टॉक ड्रग्स के। अब इनको फिर हम एक्सप्लेन कर ले कि ये क्या मतलब है चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स का और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। जो हमारे पास डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हैं वो क्या है कि दीज आर ड्रग फॉर विच पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम। ये वो मेडिसिन है कि उसका अगर एक भी डोज पेशेंट को मिलेगा तो वो पेशेंट के पीछे पैसे होंगे और वो पेशेंट ने देने होंगे। सही है। सिलेक्शन ऑफ दिस ड्रग इज मेड बाय फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ये मेडिसिन जो है इसको फार्मेसी सेलेक्ट करता है और जो थेराप्यूटिक कमेटी होती है जो हमारे पास फार्मासिस्ट और जो डॉक्टर फिजिशियन होते हैं तो वो फिर मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर स्टोर्ड एट वेरियस नर्सिंग स्टेशन। ये डिफरेंट नर्सिंग स्टेशन पे ये मेडिसिन स्टोर किए जाते हैं। नर्सिंग स्टेशन पे छोटे छोटे फार्मेसी बनाए जाते हैं। एंड इन्वेलप इज यूज टू डिस्पेंस सच ड्रग। और जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग हैं उसको एक इन्वेलप में बंद करके पेशेंट के बेड साइड की तरफ भेजा जाता है और उसके हर एक डोज के पेशेंट से पैसे लिए जाते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। अब वो डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, दीज आर मेडिकेशंस प्लेस एट द नर्सिंग स्टेशन फॉर द यूज ऑफ ऑल पेशेंट ऑन द फ्लोर। दीज आर चीपर एंड कॉमनली यूज ड्रग। ये हमारे पास वो मेडिसिन होते हैं जो तमाम पेशेंट के लिए होते हैं, ये सस्ते भी होते हैं और कॉमनली यूज होते हैं। जिस तरह रिंगल लैक्टेट हो गया, नॉर्मल सिलाइन हो गया, इस तरह के इन्फ्यूजन वगैरह जो क्या होते हैं जो नर्सिंग स्टेशन पे होंगे और ये क्या होगा इससे पेशेंट को से इसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। द कास्ट ऑफ दीज ड्रग आर इंक्लूडेड इन द डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉस्पिटल। और जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं तो उसमें इन मेडिसिन के कास्ट, इन मेडिसिन की कीमत है उसमें जो क्या होते हैं लिखी जाती है। जिस तरह ऑडिट होते हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स के। अच्छा देखो, हॉस्पिटल का जो ऑडिट होता है या हॉस्पिटल का अपना जो खर्चा होता है तो उसमें इन मेडिसिन के क्या होते हैं, इनके पैसे, इनके जो है खर्चे वगैरह ये लिखे जाते हैं। लेकिन इन मेडिसिन का पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाते। इसको कहते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स।
combinations of individual prescription order and floor stock system. अब combination, ये जो पहले दो टाइप्स थे, अब इन दो टाइप्स का कॉम्बिनेशन ये तीसरा टाइप्स है, जिसमें आपके पास मरीज को फ्लोर स्टॉक के मेडिसिन भी दिए जाएंगे और उससे मेडिसिन बाहर से भी मंगवाए जाएंगे. तो इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट यूजेस इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन ऑर्डर सिस्टम एज देयर प्राइमरी मींस ऑफ डिस्पेंसिंग बट आल्सो यूटिलाइज अ लिमिटेड फ्लोर स्टॉक. तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट से बाहर से भी मेडिसिन मंगवाए जाएंगे और जो वहां बेड साइड पे होंगे वो भी उसको लगाए जाएंगे. जिस तरह हमारे पास आजकल हॉस्पिटल्स में होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये होता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि जी ये मेडिसिन तो हॉस्पिटल में है, लेकिन ये कुछ मेडिसिन हॉस्पिटल में नहीं है, तो ये आपने बाहर से लाने होंगे. तो फिर वो मेडिसिन पेशेंट के लिए एक पर्ची पे लिखे जाते हैं या अटेंडेंट के लिए, और अटेंडेंट बाहर से जाकर ये मेडिसिन बाहर की फार्मेसी से अपने पैसों पे लेकर आता है. तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड floor stock system. This system is followed by the government and private hospital who run on the basis of no profit and no loss. ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें लॉस और जो है प्रॉफिट नहीं होता. मिसाल के तौर पे कि वो हॉस्पिटल जिसमें गवर्नमेंट से जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है सिर्फ वही देते हैं पेशेंट को, बाकी जो प्रोवाइड नहीं की जाती तो वो फिर पेशेंट से बाहर से उनको लाना होता है. उसके लिए हॉस्पिटल कोई खर्चा पे नहीं करता, कोई पैसे कोई वो पेमेंट नहीं देता. तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम है. अब फोर्थ जो पार्ट टाइप है और इसके बाद जो रिमेनिंग यूनिट है ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है. तो उसका लिंक, वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं. आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ओके, थैंक यू.